नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसेंसर्ड के इस खास एपिसोड में। और आज बात बिहार के एक ऐसे हत्याकांड की जिसने 90 के दशक में न सिर्फ आम लोगों की बल्कि ब्यूरोक्रेट्स की भी नींद हराम कर रखी थी, जब बीच सड़क पर एक डीएम को पीट पीट कर लोगों के द्वारा मार दिया गया था। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, हम आज बात करने वाले हैं जी कृष्णैया हत्याकांड की। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी हत्या से जुड़ी तमाम पहलुओं पे अपनी बातचीत। तो दोस्तों, जी कृष्णैया हत्याकांड की बातचीत की शुरुआत के पहले मैं दो किरदार के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। और सबसे जो पहला किरदार है इसमें, वो जी कृष्णैया खुद है। जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले, फिलहाल आप तेलंगाना कह सकते हैं, और बेहद गरीब परिवार से। जी कृष्णैया के फादर बहुत ही निचले स्तर पे उन्होंने जॉब किया, अपने परिवार का भरण पोषण किया। और जी कृष्णैया ने भी, आप कितनी गरीबी और कितनी लाचारी होती है एक इंसान में आप देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसका विल पावर, पढ़ाई के प्रति उसकी ललक। तो जी कृष्णैया एक क्लर्क के रूप में उन्होंने काम किया, और यहाँ तक कि उनके फादर कूली के रूप में काम करते थे और जी कृष्णैया को भी एक कूली के तौर पे काम करना पड़ा, पैसे अर्जित करने पड़े। लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका डेडिकेशन, कमिटमेंट, पैशन, समर्पण ऐसा था कि गरीबी को कभी भी आड़े आने नहीं दिया, कड़ी मेहनत की। और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हिंदुस्तान का अगर सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन कहें तो उसे क्रैक किया। और उसके बाद अपने तीसरे प्रतिनियुक्ति पे बिहार के गोपालगंज जिले में डीएम बनकर आए। गोपालगंज जिला और 90 का दौर। गोपालगंज बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव का गृह जिला। और उसी दौर में बिहार में एक नाम तेजी से उभर रहा था, राजनीतिक गलियारों में उनकी बड़ी चमक धमक दिख रही थी, और वो नाम था आनंद मोहन का। आनंद मोहन ने अपनी एक पार्टी बनाई, चुनाव कंटेस्ट किया, उनकी पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म की, बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक रहे। और एक समय ऐसा था जब आनंद मोहन की पार्टी बिहार में इतनी सीटें जीत कर आई थी जितनी कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं जीत रही थी। और एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्हें बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर के रूप में देखा जाने लगा था। तो आनंद मोहन, लालू प्रसाद का कार्यकाल और जी कृष्णैया, इन तीनों किरदारों के इर्द गिर्द ये घटनाक्रम घूमती है। आनंद मोहन का परिवार अगर आप देखें तो उनके पूर्वज एक प्राउड फ्रीडम फाइटर थे। आज़ादी की लड़ाई में उनके परिवार का एक बड़ा योगदान रहा। लेकिन आनंद मोहन ने अपना एक अलग रास्ता चुना, दबंगई, बाहुबली के रूप में अपनी पहचान बनाई, पार्टी फॉर्म किया, और कई बड़े बड़े दबंग नेता, बाहुबली कह सकते हैं, उनके पार्टी में रहे। मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, ये सब लोग उनकी पार्टी के सदस्य रहे। और उन्होंने जो उनके परिवार की पहचान थी एज ए फ्रीडम फाइटर, उससे अलग अपनी एक बाहुबली की पहचान बनाई। कई बाहुबलियों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, बिहार में सीटें जीती, और बिहार में एक सशक्त पार्टी के रूप में उनका दल उभरा। खुद वो 2 बार लोकसभा से चुने गए। उनकी पत्नी वैशाली से बाय इलेक्शंस में जीत हासिल की। तो इस तरह से उनका जो पूरा व्यक्तित्व रहा बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में काफ़ी मजबूत रहा। उस दौरान बिहार में गैंग राइवलरी काफ़ी चल रही थी, और इसी क्रम में उन्हीं के पार्टी का एक सदस्य जिसका नाम छोटन शुक्ला,
छोटन शुक्ला, उनकी ही पार्टी का एक सदस्य था, जिसे रायवेलरी की लड़ाई में किसी ने मार दिया। मृत्यु के बाद इन लोगों ने लाश को लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। यह प्रदर्शन मुजफ्फरपुर के आसपास किया जा रहा था और जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम थे। जब यह धरना प्रदर्शन हत्या के विरोध में चल रहा था तो उसी समय जी कृष्णैया हाजीपुर से एक मीटिंग अटेंड करके वापस गोपालगंज अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे और उसी रास्ते के बीच में मुजफ्फरपुर में इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। जब जी कृष्णैया इस प्रदर्शन हो रहे स्थल के पास से गुजर रहे होते हैं तो लोग जैसे ही देखते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी, उन्होंने ये नहीं देखा कि डीएम गोपालगंज लिखा हुआ है। आनंद मोहन, उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम गुर्गे सब मिलकर लाल बत्ती वाली उस गाड़ी को घेर लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनके आवाहन पे लोग सबसे पहले जी कृष्णैया के बॉडीगार्ड को गाड़ी से खींच कर निकाल देते हैं। उनका ड्राइवर कोशिश करता है कि उन्हें लेके भागे और किसी तरह वो इसमें सफल भी हो जाता है, गाड़ी को निकालने में भीड़ से सफल हो जाता है। लेकिन जी कृष्णैया, मैंने कहा, इतने ऑनेस्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति कि उन्होंने आगे जाकर गाड़ी रुकवाई। हालांकि ड्राइवर मना कर रहा था, वो कह रहा था कि सर मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने बॉडीगार्ड्स को बचाना है। उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाई और बॉडीगार्ड को बचाने के लिए रुके, लेकिन इस बीच भीड़ उनको चारों तरफ से घेर लिया और ईंट पत्थर से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। और कहा जाता है कि जब तक वो आश्वस्त नहीं हो गए कि इनकी मौत हो गई है, तो उसी दौरान कहा जाता है कि ये कंफर्म करने के लिए कि ये मरा है या नहीं मरा है, बिल्कुल करीब से हेडशॉट उन्हें गोली मार दी जाती है मरने के बाद भी। इस तरह से एक डीएम की बीच सड़क पे हत्या कर दी जाती है और जब प्रशासन को इसकी खबर लगती है तो आनन फानन में वहाँ पे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी पहुँचते हैं, जी कृष्णैया का परिवार भी पहुँचता है और जी कृष्णैया की पत्नी हाथ जोड़कर उस समय लालू प्रसाद से ये विनती करती है कि प्लीज़ आप हमें हमारी हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल फैक्ट ये है कि आपके जंगल राज ने मेरे पति की जान ले ली है। इसके बाद शुरू होता है न्याय की जंग, आप कह सकें, और आप जानते हैं कि पूर्व में या उस दौरान जुडिशियरी ने किस तरह से फैसला दिया। 94 में यह इंसिडेंट घटता है और उसके लगभग 12 से 13 साल के बाद लोअर कोर्ट का फैसला आता है और इसमें जो लोग अभियुक्त बनते हैं उसमें आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला, अरुण कुमार एक पूर्व विधायक, अखलाक अहमद मंत्री, कुल मिलाकर 35 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है। 2007 में केस का वर्डिक्ट आती है और लोअर कोर्ट उनमें से 3 लोगों को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और बाकी सबको रिहा कर देती है। लोअर कोर्ट का फैसला आने के बाद ये केस हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में इस फैसले को बदल दिया जाता है। जिन 3 लोगों को फांसी की सजा हुई थी उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और बाकी जो 4 लोग उम्र कैद की सजा के लिए अभियुक्त होते हैं, जो दोषी ठहराए जाते हैं, उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हाई कोर्ट जो है फांसी की सजा को उम्र कैद में और उम्र कैद की सजा को रिलीज ऑर्डर में कन्वर्ट कर देती है। इस वर्डिक्ट से थोड़ी सी निराशा जी कृष्णैया के परिवार को जरूर होती है। फिर वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसी वर्डिक्ट को, इसी फैसले को कंटिन्यू रखता है, यानी कि उम्र कैद की सजा आनंद मोहन को सुनाई जाती है।
आनंद मोहन जेल जाते हैं और कहा जाता है कि वो जेल के अंदर किताबें भी लिखते हैं, कैद में आज़ाद कलम जैसी कोई पुस्तक लिखते हैं, और उसका विमोचन तब वाजपेयी सरकार के एक मंत्री द्वारा किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनके किताब को लोकसभा के ग्रंथालय में रखा गया है, सहेज कर शामिल करके रखा गया है। तो अब बात इस बात की जाए कि आप समझ सकते हैं कि 90 के दशक में लोगों का, बाहुबलियों का किस तरह की मनोदशा उनकी रही होगी कि ऑन ड्यूटी एक डीएम जब सुरक्षित नहीं रह सका तो आम आदमी किस खौफ के, किस डर के साए में जीता होगा। और इतना ही नहीं, गोपालगंज में ही इस घटना से 10-11 साल पहले एक और डीएम की हत्या कर दी जाती है। उनके ऑफिस परिसर में बम फेंक कर उसकी हत्या कर दी जाती है। 1983 में महेश्वर प्रसाद डीएम होते हैं और उनकी हत्या परमहंस यादव नाम के एक व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है, उनके ऑफिस से निकलते ही उन पे बम फेंककर। बाद में पता चलता है कि कोई ज्ञानेश्वर प्रसाद नाम के व्यक्ति द्वारा इस घटना को अंजाम दिलाया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो सवाल हमारे जहन में आता है दोस्तों, वो ये कि आईएएस आईपीएस की पढ़ाई करने के लिए लोग कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, और जी कृष्णैया जैसा व्यक्तित्व गरीबी के उस आलम में भी इतनी कड़ी मेहनत करके, इतने टफ से टफ एग्जामिनेशन को क्रैक करके इस पद पे पहुंचते हैं, और जहां उन्हें आम लोगों द्वारा, सड़क छाप लोगों द्वारा पीट कर मार दिया जाता है और न्याय के रूप में उन्हें फांसी की सजा तक नहीं होती। और इतना ही नहीं, वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कुछ साल पहले ही नीतीश सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए आनंद मोहन को अपने जेल मैनुअल में बदलाव कर, संशोधन कर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने का काम भी करती है। इस देश की विडंबना ही है दोस्तों कि एक आईएएस, एक आईपीएस को बीच सड़क पे मार दिया जाता है। अगर एक आईएएस और आईपीएस चुनाव भी कंटेस्ट करता है, अपनी सर्विस छोड़ के, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, अगर वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में आना चाहता है, अगर वो चाहता है कि एक जन नेता के तौर पे लोगों के बीच आए, तो भी के अन्नामलई जैसे लोग चुनाव हार जाते हैं, और अमृतपाल, इंजीनियर राशिद जैसे लोग, जिन पे कि यूएपीए के तहत, देशद्रोह के तहत जो जेल में बंद हैं, जो आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। और आनंद मिश्रा, के अन्नामलई जैसे लोग आईएएस आईपीएस चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उस आम जनता पे भी है कि वो अपने लिए किस तरह का जन नेता चुनना चाहती है और किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी कृष्णैया हत्याकांड हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आम जनता जिन परेशानियों से जूझती है, जिन मुसीबतों को झेलती है, क्या उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है? आप अपनी राय में हमें जरूर दीजिए और हमें जरूर बताइए कि जी कृष्णैया हत्याकांड के बारे में आप क्या सोचते हैं। 90 के दशक के उस दौर का आपके अंदर एक कैसा छाया, एक कैसा छवि है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि क्या जी कृष्णैया के गुनहगार को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे, बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें। और तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक आईएएस आईपीएस की हत्या बीच सड़क पे लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा उकसा कर दी जाती है और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है।
तो आम लोगों की क्या हालत होती होगी, और 90 के उस दौर में लोग किस खौफ के साए में जिया करते थे। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपके जहन में भी ऐसी कोई घटना हो, और अगर कोई ख़ास घटना के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं एक नए केस की तफ्तीश करते हुए, एक नए घटनाक्रम के ब्यौरा के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।